चलो देखो, कल वाला टॉपिक खत्म हो गया था। आज एक नए टॉपिक की बात करेंगे। हाँ, बस इतना ही हुआ तेरा, पीछे करा दिया था ना, बाकी जो था ये था। ठीक है, देखो आज से एक नई सभ्यता की शुरुआत करेंगे अपने लोग। ठीक है, और इसको हम सब लोग जानते हैं हड़प्पा सभ्यता के नाम से। ठीक है, किसके नाम से जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता के नाम से हम लोग शुरुआत करेंगे, या हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत करेंगे। अगर बात करी जाए हड़प्पा सभ्यता की, तो हड़प्पा सभ्यता को एक नगरीय सभ्यता माना जाता है। क्या माना जाता है? नगरीय सभ्यता। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि आज के अत्याधुनिक जो नगर होते हैं उनसे कहीं ना कहीं इसकी सिमिलरिटी थी, या जो विशेषताएं नगरों में पाई जाती हैं उस तरीके की विशेषताएं हमें सिंधु घाटी सभ्यताओं में देखने को मिली। इसी कारण से हमने इसको क्या नाम दिया? नगरीय सभ्यता का नाम दिया। किसके द्वारा इसको नगरीय सभ्यता की संज्ञा दी गई? एक व्यक्ति थे, या एक कह सकते हैं इतिहासकार थे, जिनका नाम है गार्डन चाइल्ड। ठीक है, और इन गार्डन चाइल्ड ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, द अर्बन रिवॉल्यूशन। जिसका अर्थ होता है नगरीय क्रांति। क्या होता है? नगरीय क्रांति। और इस नगरीय क्रांति से इन क्षेत्रों का, इन जगहों का नाम क्या पड़ा? नगरीय सभ्यता पड़ा। अगर बात की जाए तो इस सभ्यता के बारे में, तो ये भारत की प्रथम, किसकी? भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता मानी जाती। क्या मानी जाती है? भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता मानी जाती है। खोज कैसे हुई, जानकारी कैसे लगी, इसके बारे में। एक व्यक्ति थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे, लेकिन उनकी दिलचस्पी फिर कुछ समय बाद उसके अपने काम को करने में नहीं रही। फिर वो यहाँ तहाँ घूमते रहते थे, और घूमने के बाद नई नई खोजें जो है करते रहते थे। और एक बार जो है वो एक टीले पे पहुंचे 1826 ईस्वी में। 1826 ईस्वी में एक टीले पर पहुंचे, और वहां जाकर उन्होंने ऐसा देखा जो आसपास के माहौल से कुछ अलग था, या कहीं और नहीं देखा था। लेकिन उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं ये विशेष जगह है, और ये जगह आसपास के माहौल से या क्षेत्र से अलग है। लेकिन 1826 में बहुत ज्यादा जानकारी और इंटरेस्ट ना होने के कारण किसी ने भी उनकी बात का ध्यान नहीं दिया। इनका नाम था चार्ल्स मैसन। ठीक है, इनका नाम था चार्ल्स मैसन। और इन चार्ल्स मैसन ने सबसे पहले इस टीले का, या हड़प्पा का जो टीला है उसका क्या किया? अवलोकन किया। और अवलोकन करके 1842 ईस्वी में अपना एक लेख निकाला। जब लेख निकाला तो लेख निकालने पर भी लोगों ने पढ़ा, लेकिन उस पर भी कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। फिर एक विभाग का गठन हुआ, जिसको हम सब लोग जानते हैं पुरातत्व विभाग। लेकिन पुरातत्व विभाग के गठन से पहले एक व्यक्ति थे, जिनके अगर हम नाम की बात करें तो उनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम की बात करें तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी में जो रेलवे थी उसके तरफ से क्या कर रहे थे? शुरुआत कर रहे थे, या एक अन्वेषण कर रहे थे सब तरफ। मतलब जहां जहां रेल की पटरियां बिछाई जानी थी, रेलवे की शुरुआत करनी थी, वहां के लिए जब अन्वेषण कर रहे थे तो इनका ध्यान थोड़ा सा इन चीजों से हटकर भी रहता था, यानी कहीं ना कहीं नई चीजों को खोजने में रहता था। और ये सर्वप्रथम 1850 में इस हड़प्पा नामक टीले पर पहुंचे। और टीले पर पहुंचने के बाद बात करी जाए तो उन्होंने कुछ विशेष चीजों की जो है निगरानी करी। और निगरानी करने के बाद देखा कि इन्हें एक कुबड़ वाले बैल की मोहर प्राप्त हुई। लेकिन ये अभी तक जानकारी नहीं थी कि इस किस समय की है, किस काल की है, कब की है। कोई बात नहीं है, काम दोबारा से रुक गया और कोई खोज इसके आगे नहीं बढ़ी। खोज कब बढ़ती है? इसके बाद की बात करी जाए, एक और घटना घटित हुई 1856 में। भारत में रेल कब शुरुआत हुई? कहां से कहां तक? हाँ, और उसी साथ में अंग्रेजों ने लगातार पूरे देश में जहां पाकिस्तान भी शामिल था, भारत में, और बांग्लादेश भी शामिल था, ठीक है, इन बंगाल भी शामिल था, उन सभी जगहों पर रेलवे का काम बहुत तेजी से शुरू किया। और रेलवे के काम की 1856 में कमांड जो दी गई, वो कराची की तरफ से अब शुरुआत हो रही थी। कराची से लाहौर की लाइन बिछ रही थी। कराची से लाहौर की जो लाइन बिछ रही थी, उस लाइन की जो जिम्मेदारी दी गई वो दी गई ब्रंटन बंधुओं को।
ब्रेंटन बंधु कौन थे? ये दो सगे भाई थे और ईस्ट इंडिया कंपनी में रेलवे के लिए काम करते थे। एक इनका नाम था जॉन ब्रंटन और दूसरे का नाम था विलियम ब्रंटन। इसी कारण से इन दोनों को क्या कहा जाता है? संयुक्त रूप से ब्रंटन बंधु के नाम से जाना जाता है। ये क्या कर रहे थे? इन्हें जब रेलवे की लाइन बिछाने का काम दिया गया कराची से जो है लाहौर तक की, तो शुरुआत में स्लीपर नहीं हुआ करते थे, इसकी जगह पर पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन जब ये वहां पहुंचे और ईंटों की जो है शुरुआत हुई और ईंटों पकाने का काम किया गया, तो स्थानीय लोगों ने बताया कि पास में ये एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत सारी मात्रा में ऐसी जो है ईंटें मिल रही हैं, बड़ी बड़ी ईंटें मिलती हैं। उन्होंने कहा अच्छा, ये गए वहां पर जाकर के देखा और जाकर देखने के बाद इन्होंने क्या करा कि उसकी जो जानकारी थी वो अंग्रेज सरकार को दी कि यहाँ पर विशेष तौर पर ऐसी ईंटें प्राप्त हो रही हैं। लेकिन वहां जब तक पहुंचे या जब तक कह सकते हैं इस चीज की जानकारी लगी थी, उससे पहले ही गांव वाले लोग उन ईंटों से अपने अपने घर बना चुके थे। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि उस सभ्यता के बहुत सारे अवशेष क्या हो चुके थे, उस समय तक नष्ट हो गए थे। इसके बाद दोबारा से अलेक्जेंडर कनिंघम, जब पुरातत्व विभाग की संरचना हो गई, ये पुरातत्व विभाग बन गया और इसके मुखिया जो बनाए गए पुरातत्व विभाग के, वो बनाए गए अलेक्जेंडर कनिंघम, और इन्होंने दोबारा से यात्रा की 1872 में, या कह सकते हैं 1872 ईस्वी में इन्होंने दोबारा से हड़प्पा टीले की क्या करी, एक यात्रा करी, और ये इनकी यात्रा थी दूसरी यात्रा। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें जाए तो इन्हें यहाँ पर कुछ मोहरें प्राप्त हुई और कुछ जो है विशेष मिट्टी के खिलौने या कह सकते हैं छोटे बर्तन प्राप्त हुए, उनके अवशेष प्राप्त हुए। और इसी बात को लेकर शुरुआत हुई हड़प्पा सभ्यता या कह सकते हैं एक नई सभ्यता की खोज को लेकर के, और यहाँ से ध्यान खींचा सभी का एक नई सभ्यता के लिए, जिसको हम सब लोग जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से, हड़प्पा सभ्यता के नाम से, सरस्वती सभ्यता के नाम से, या कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से। ठीक है, नाम अलग अलग इसलिए हैं क्योंकि अलग अलग तथ्यों के आधार पर इनके नाम रखे गए हैं। सारे ज्यादातर जो स्थल है इसके, वो मुख्य नदी सिंधु नदी थी, उसके तट के किनारे या आसपास जो है स्थित है। इसके बाद बात की जाए कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस समय के लोग ज्यादातर कांसे की धातु का प्रयोग किया करते थे, इसी कारण से इस सभ्यता को क्या माना जाता है, कांस्ययुगीन सभ्यता का नाम दिया जाता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले जो जानकारी प्राप्त हुई वो हमें हड़प्पा नामक जगह से प्राप्त हुई, इस कारण से इसको क्या कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद की खोज बात करें, सबसे विस्तारित खोज 1921 में शुरू हुई, और खोजकर्ता जो थे वो थे दयाराम साहनी। विस्तार पूर्वक खोज हुई और इसी कारण से हड़प्पा सभ्यता की खोज की जो श्रेय दिया जाता है वो किसको दिया जाता है, दयाराम साहनी को जाता है। 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई राखलदास बनर्जी के द्वारा। ठीक है, और इसलिए उसका श्रेय जो है राखलदास बनर्जी को जाता है मोहनजोदड़ो की खुदाई को लेकर के। बात करते हैं इसके नामकरण को, कि इसको जो नाम है वो किस किस के द्वारा दिए गए, या सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता का नाम किसके द्वारा दिया गया। चलो इसके बाद बात करते हैं सबसे पहले कि सिंधु सभ्यता नाम किसने दिया। तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जॉन मार्शल, इससे पहले भी चर्चा हुई। 1924 में सबसे पहले जॉन मार्शल ने जो है इस सभ्यता का नामकरण की शुरुआत करी, और इस सभ्यता का नाम जो है हड़प्पा के टीले पर रखा। लेकिन भारतीय लोगों ने कहा कि ये भारत की एक सभ्यता है और इसको कहीं ना कहीं भारत के नाम से अंकित होना चाहिए। इसी कारण से मार्टिन व्हीलर नामक एक व्यक्ति हैं या इतिहासकार हैं, पुरातत्व विभाग के एक कर्मचारी हुआ करते थे, इन्होंने इस सभ्यता को नाम दिया सिंधु सभ्यता। क्या नाम दिया, सिंधु सभ्यता। साथ ही साथ इसको एक और सभ्यता का नाम दिया गया, तृतीय कांस्ययुगीन सभ्यता। कौन सी, तृतीय कांस्ययुगीन सभ्यता, यानी कौन से नंबर की थी, थर्ड नंबर की थी। इसका मतलब है दो सभ्यताएं इससे पहले कांस्ययुगीन और रह चुकी हैं, वो कौन कौन सी थी, बताएगा कोई? हाँ, है जानकारी किसी को? नहीं है। इससे पहले विश्व में दो और सभ्यताएं हुआ करती थी, चलो अब बता दो, दो प्रमुख सभ्यताएं विश्व की। चीन की और मेसोपोटामिया की। देखो हाँ, एक मिस्र की सभ्यता को सबसे पुराना माना जाता है, उसके बाद मेसोपोटामिया की सभ्यता आती है, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता आती है। ठीक है, तो ये तीन सभ्यताएं, क्या चीज नहीं, अच्छा आती है, लेकिन आती है, लेकिन जो नगरीय सभ्यता की बात की जाए, कांस्ययुगीन सभ्यता की बात की जाए, तो उनमें स्थान इसी तरीके से आता है, मिस्र का, मेसोपोटामिया का और सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है, इस तरीके से इनका वर्णन किया गया है। अब बात करते हैं कि इसका क्षेत्र कहाँ कहाँ विस्तृत था, या किन किन क्षेत्रों में इसके जो है जो जगह है वो हमको प्राप्त हुई। तो मुख्यतः वर्तमान समय की दृष्टि से देखें तो 3 देशों में इसके अवशेष प्राप्त हुए। सबसे पहला नंबर आता है अफगानिस्तान का, इसके बाद पाकिस्तान,
और उसके बाद भारत। ठीक है, इन 3 देशों से जो है हमें सिंधु घाटी सभ्यता के क्या प्राप्त होते हैं, अवशेष प्राप्त होते हैं। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। इसका विस्तार कहाँ कहाँ माना जाता है, भारत के क्षेत्र में या फिर जो है सभी जगहों के क्षेत्र में अगर बात करें तो विस्तार कितनी दूरी तक या कहाँ कहाँ तक माना जाता है। इसके लिए अगर हम बात करें तो 4 दिशाएं होती हैं और चारों दिशाओं में एक एक पॉइंट बताया गया है कि मैक्सिमम कितनी दूरी तक इसका विस्तार या किस जगह तक इसका विस्तार हुआ करता था। अगर भारत में बात करें और भारत के इस पूर्वी बिंदु की बात करी जाए तो पूर्वी बिंदु में उत्तर प्रदेश में के मेरठ की एक जगह आती है जिसका नाम है आलमगीरपुर। ठीक है, और इस आलमगीरपुर तक क्या माना जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्व में विकास माना जाता है। किस नदी के किनारे है, तो ध्यान रखोगे ये हिंडन नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है, हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ था, ये कह सकते हैं इसके अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। भाई अगर हम बात करें अपने दक्षिणी क्षेत्र में तो दक्षिणी क्षेत्र में महाराष्ट्र में एक जगह पड़ती है दैमाबाद। और दैमाबाद की बात करी जाए तो ये कौन सी नदी के किनारे है, ठीक है, प्रवरा नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे है, ये प्रवरा नदी के किनारे पर बसा हुआ था। वहीं बात करें अगर हम पश्चिमी क्षेत्र की तो पश्चिमी क्षेत्र हमारे यहाँ नहीं है, अब ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान नामक क्षेत्र में पड़ता है जो दास्क नदी के साथ में है। किसके साथ पास मिला है, दास्क नदी के पास में है और इसका नाम है सुतकांगेडोर। ठीक है, क्या नाम रखा गया है, सुतकांगेडोर, यानी कि इसका सबसे पश्चिमी जगह कौन सी पड़ती है, सुतकांगेडोर पड़ती है। वहीं अगर हम बात करें हमारे उत्तर में कौन सी जगह है जहां तक सिंधु घाटी सभ्यता विस्तृत थी या फैली हुई थी, तो वह जगह पड़ती है, वह पड़ती है मांडा। और मांडा की बात करें तो ये चिनाब नदी के किनारे स्थित है और इस चिनाब नदी की बात करें तो ये कहां पर जगह पड़ती है, जम्मू में पड़ती है। कहां पर पड़ती है, जम्मू में जो है इस जगह को देखा गया है, इसके अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये 4 जगह जो हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य रूप से हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पूरब में कौन सी जगह है, आलमगीरपुर। पश्चिम में कौन सी है, सुतकांगेडोर। उत्तर में कौन सी है, मांडा। और दक्षिण में कौन सी है, दैमाबाद। ये 4 प्रमुख जगह हमें देखने के लिए मिलती हैं। बात करते हैं कौन कौन से स्थल हैं जो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लिए जाने जाते हैं। सबसे पहले अगर सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल की बात करें तो एक ही जगह का नाम आता है और वह है हड़प्पा। ठीक है, कौन सी है, हड़प्पा। तो सबसे पहले जो बात करेंगे वो हड़प्पा को लेकर के करेंगे क्योंकि इसी के नाम के आधार पर क्या रखी गई है, इस सभ्यता का नाम रखा गया है। ठीक है, कहाँ पर है, अभी प्रश्न आया था लगभग जो है 1-1.5 साल पहले एक एग्जाम हुआ था, मुझे एग्जाम का नाम याद नहीं आ रहा है, कि तुम में से किसी ने बताया था और वो पेपर दिखाया था लाकर, ऑफलाइन पेपर था। उसमें प्रश्न ये था कि सिंधु घाटी सभ्यता स्थल हड़प्पा किस नदी रावी नदी के किस किनारे पर स्थित है। ठीक है, तो ये प्रश्न आया था। तो ये ठीक है, तो ध्यान रखना है हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे पर है, रावी नदी के किनारे या रावी नदी के तट पर स्थित है। और रावी के किधर साइड है, ये बाएं साइड, या कह सकते हैं बाएं तट पर क्या है, हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा जो जगह है वो स्थित है। पड़ती कहां पर है या स्थित कहां पर है, तो वर्तमान समय अगर हम बात करें तो ये कहां पर है, पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में भी बात करी जाए तो कहां पर पड़ती है, बताया कोई, पाकिस्तान में कहां पर है, पंजाब के कहां पर स्थित है। देखो पंजाब की बात करिए तो पंजाब में एक जिला पड़ता है मोंटगोमरी या माउंट गोमरी। ठीक है, और इस माउंट गोमरी में कौन सी जगह पड़ती है, हड़प्पा नामक स्थल या हड़प्पा नामक जगह पड़ती है। और इस माउंट गोमरी या माउंट गोमरी से ही जो है इसकी क्या होती है, शुरुआत मानी जाती है। खोज किसके द्वारा हुई, तो अभी थोड़ी देर पहले ही बात हुई थी कि 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा इसकी क्या की गई थी, खोज की गई थी। देखो अगर इस सभ्यता की बात करी जाए तो इस सभ्यता की प्रमुख विशेषता ये है कि यहाँ पर अधिकतर 2 टीले हमें प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं, 2 टीले प्राप्त होते हैं, जिसमें से एक को जो है पश्चिमी टीला और एक को पूर्वी टीला कहा जाता है। और पूर्वी टीला,
या एक को ऊपरी टीला कहा जाता है और एक को निचला टीला कहा जाता है। अगर इस सभ्यता के मुख्य द्वार की बात करें, मुख्य द्वार में जो आता था वो हमेशा पश्चिमी टीला आ जाता था और इसी को सबसे ज्यादा मुख्य माना जाता था। यहाँ पर राजा रहते था या जो प्रमुख व्यक्ति रहता था वो रहता था, उसके साथ साथ उसके जो राजकुल के ब्राह्मण वर्ग होता था वह रहता था, मंत्री वर्ग होता था वह रहता था, रानियां रहती थी। बाकी की सारी जो प्रजा होती थी वो यहाँ पूर्वी टीले में नीचे निवास करती थी। और अधिकतर सभी जगहों पर अगर बात करी जाए तो पश्चिमी टीला सभी जगहों पर चार दीवारी से घिरा हुआ करता था, लेकिन कुछ ही जगहों पर पूर्वी टीला चार दीवारी से घिरा हुआ देखा गया है या मिला है हमारे लिए। कारण क्या था कि कोई भी बड़ा व्यक्ति होता है वह अपनी सुरक्षा सर्वोपरि रखता है और उसकी सुरक्षा सर्वोपरि मानी जाती है। जैसे मैंने कई बार कहा कि युद्ध में सबसे लास्ट में जीते या अंत में जो है अगर सुरक्षा की बात करी जाए तो राजा की सुरक्षा सर्वोपरि होती है। जितनी भी सेना लड़ती है वो राजा को बचाने के लिए लड़ती है, इसलिए नहीं लड़ती है कि वो सेना जो है अपने क्षेत्र में कर लेगी, इसलिए नहीं, वो सिर्फ इसलिए करती है कि राजा बच जाए। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि राजा किसी युद्ध में मारा गया हो और सेना ने क्या कर लिया हो, विजय हासिल कर ली हो। राजा की विजय ही सेना की विजय है और राजा की पराजय ही सेना की पराजय है, चाहे सेना कितनी बहादुरी से लड़ रही हो। ठीक है, इसलिए जो है इस बात में बात करी जाए तो राजा कहाँ निवास करता था, पश्चिमी टीले में, और उससे संबंधित जितने भी अधिकारी वर्ग हुआ करता था, पुरोहित वर्ग हुआ करता था, वह सब पश्चिमी टीले में रहा करते थे। ये चार दीवारी से घिरा होता था, ये कुछ जगह चार दीवारी से घिरा हुआ है भी और कुछ जगह नहीं है। ये अधिकतर पक्की ईंटों से बना हुआ चार दीवारी से होता था, ये कच्ची ईंटों से बनाया जाता था। यानी राजा कहता था हमें जिंदा रहना जरूरी है, तुम निबट जाओ तो निबट जाओ, ठीक है, तुम्हारी कोई टेंशन नहीं है हमारे लिए। ठीक है, तो ऐसे हालात हुआ करते थे। तो यहाँ के अगर प्रमुख द्वार की बात करिए पश्चिमी टीले की, तो इसका जो प्रमुख द्वार हुआ करता था वो उत्तर दिशा में हुआ करता। किस दिशा में हुआ करता था? उत्तर दिशा में। यानी मुख्य एंट्री जो थी इसके पश्चिमी टीले की वो किस दिशा में थी? उत्तर दिशा में हुआ करती थी। क्या क्या मिला है यहाँ से? मुख्य तौर पर बात करी है तो यहाँ से एक कब्रगाह मिला है। क्या मिला है? कब्रगाह, या कह सकते हैं कब्रिस्तान की क्या हुई है? प्राप्ति हुई है, जिसको नाम दिया गया है R37। विशेष तौर पे इसके नाम को ध्यान रखना, एक बार पूछा गया था। ठीक है, तो इसको जो कब्रिस्तान मिला है उसको क्या नाम दिया गया है? R37 का नाम दिया गया है। और क्या मिला है? यहाँ से श्रमिक आवास प्राप्त होते हैं जो पूर्वी टीले में मिले हैं। श्रमिक आवास, ठीक है, यहाँ से क्या प्राप्त हुए हैं? यानी हड़प्पा नामक जगह से हमें क्या प्राप्त होते हैं? श्रमिक आवास प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ अगर इस जगह की बात करी जाए, हड़प्पा जगह की बात करी जाए, तो हड़प्पा को जो है तांबे के उपकरण बनाने का कारखाना माना गया। यानी यहाँ पर क्या बनाए जाते थे? तांबे के उपकरण बहुत ज्यादा मात्रा में बनाए जाते थे। साथ ही साथ अगर पश्चिमी टीले की बात करें तो यहाँ से 18 वृत्ताकार चबूतरे प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यानी गोल से बना देते, गोल घेरा बना दिया, उस पर कुछ रखने के लिए, उसको चबूतरा कहा जाता है। उस 18 क्या हुए हैं? इस प्रकार के चबूतरे हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जैसे तुमने देखा होगा दल्लान होते हैं, ठीक है, कुछ पर्सनली होते हैं हम लोग के, कुछ जो है पूरे मोहल्ले का दल्लान होता है, होते हैं दल्लान। आज भी अगर अधिकतर मेरे गाँव के हालात देखोगे तो दल्लान है वो तुम्हारे खरंजे से कम जो है 3-4 फीट जो है अभी भी ऊंचे होंगे, अभी भी ऊंचे हैं। इसका मतलब ये नहीं है वो सिर्फ इतने ऊंचे बनाए गए। तो अपने दादा परदादा से पूछना कि तुम्हारा घर अगर किसी का पुश्तैनी घर हो पुराना, जिसके दादा परदादा ने बनवाया हो, तो मेरा मानना है उसका पूरा घर आज के वर्तमान समय में दब चुका होगा। पूरा घर, पूरा का पूरा घर दब चुका होगा अगर किसी के दादा परदादा के समय में कोई मकान बना होगा किसी का तो। कारण ये है कि जो खरंजे पड़ते हैं उनका लेवल लगातार बढ़ता चला जाता है और उसकी वजह से मकान जो है पूरे के पूरे दब जाते हैं। ठीक है, और अधिकतर है किसी का आज भी वर्तमान समय में ऐसा जिसके दब नया का पुराना है, मतलब दब गया वो पूरा, बहुत नीचा। अच्छा, ठीक है, किसी का हो या नहीं हो, मेरा खुद का मकान है। और सही बात यह है कि अभी पिछले बनवाया था कुछ साल पहले, तो हालात ये थे कि जहाँ पर कड़ियाँ पड़ी थी, पहले तो कड़ी पड़ती थी, तो जहाँ पर कड़ी थी वहाँ आज के समय में फर्श है। अब समझ सकते हो कितना जो है गहराई पहुँच चुकी है। तो हाँ, ये समझ इतनी ज़्यादा गहराई पहुँच गई और आज के समय में बहुत ज़्यादा ऊंचा बनवाया था। और हालात ये हैं कि मकान जो है लगभग 1 से 1.5 फीट ऊंचा रह गया है खरंजे से। अब जो पुराने दल्लान हुआ करते थे वो आज के समय में कम से कम 5 से 6 फीट ऊंचे हैं मेरे गांव के खुद के। ठीक है, तो हालात ये हैं कि उस जमाने में कितने ऊंचे बनाए जाए होंगे। तो ऐसे ही कोई भी व्यवस्था होती थी वो इस तौर पे बनाई जाती थी देखते हुए कि जो सामान है उसको सुरक्षित रखा जा सके और ऊंचाई पे रखा जा सके। क्यों? क्योंकि पहले बारिशें बहुत ज्यादा हुआ करती थी और सामान को सुरक्षित पानी से रखना बहुत जरूरी होता था। जल निकास की व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं होती थी इस कारण से। ठीक है, तो इसी कारण से यहाँ पर कुछ सामान रखने के लिए 18 विशाल जो वृत्ताकार हैं वो क्या मिले हैं? चबूतरे हम लोग को प्राप्त होते हैं। कितने बड़े हैं? इनके व्यास की बात करिए, ये वाला व्यास होता है, ये है 3 मीटर का। कितना है?
3 मीटर के व्यास वाले चबूतरे हम लोग को यहाँ पर प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ एक विशेष इमारत जो मिली है वो है अन्नागार। अन्नागार की बात करी जाए तो यहाँ पर अन्नागार जो मिला है वो 12 कमरे का अन्नागार मिला है। ठीक है, 12 कमरे में बात करें तो 6 कमरों की 2 लड़ियां हमें प्राप्त हुई हैं। 1 2 3 4 5, एक और बना लो, अपने हाथ का काम है तो 6। हाँ ठीक है, तो 6 मिले हैं और बीच में 7 मीटर का क्या मिला है, गलियारा मिला है। और माना जाता है यहाँ पर जो है क्या रखा जाता था, अन्न रखा जाता था, स्टोर करके रखा जाता था। या ये माना जाता है कि राजा जब प्रजा से कर के रूप में जो है अन्न ग्रहण करता था, या प्रजा जो है इस समय अन्न देती थी जो कर के रूप में, उसको राजा क्या करवाता था, यहाँ पर स्टोर करवा कर रखवाया करता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता को एक प्रशासनिक नगर माना गया। विशेष तौर पर ध्यान रखना, हड़प्पा जो जगह है, हड़प्पा जगह को या हड़प्पा नगर को प्रशासनिक नगर की क्या दी गई है, संज्ञा दी गई है। विश्व के प्राचीनतम शौचालयों का प्रमाण मिलता है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि पहले के प्रधान पिछले वाले प्रधानों की तरह नहीं थे, है ना। हाँ, जो लैट्रिन खा गए थे। हाँ, तो पिछली बार वाले नहीं थे, हड़प्पा सभ्यता वाले बढ़िया थे प्रधान, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो सब जगह यहाँ पर क्या है, शौचालय के जो है अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर अन्नागार, रे बातें नहीं, अन्नागार के नजदीक ही आरामगाह या शयन कक्ष प्राप्त होते हैं। आरामगाह किस लिए हो सकता है, जो लेबर वहां रहती हो, जो अन्न इकट्ठा हुआ करता था उसको यहाँ पर स्टोर करती हो, वो क्या करती हो, दिन में आराम करती हो, तो उसको आराम के लिए शयन कक्ष दिए गए हैं, या कह सकते हैं आरामगाह वहां पर बनाए गए हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो हड़प्पा नगर को 2 विशेष और संज्ञा दी गई है नामों के हिसाब से। एक दिया गया तोरण द्वार नगर, क्या नाम दिया गया है, तोरण द्वार नगर का नाम दिया गया। दूसरा अर्ध औद्योगिक नगर का भी इसको नाम दिया गया है। प्रश्न आता है कि हड़प्पा सभ्यता में किस चीज के कारखाने थे, तो ध्यान रखना हड़प्पा सभ्यता में तांबे की वस्तुएं बनाने के कारखाने हुआ करते थे, क्योंकि यहाँ से सबसे ज्यादा तांबे की बनी वस्तु हमें प्राप्त होती हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से 16 ताम्र भट्टियां मिलती हैं। ताम्र भट्टी मतलब जिसमें तांबे को पकाया जाता था, बनाया जाता था, यानी कच्चा माल आता था और कच्चा माल आने के बाद तांबा तैयार किया जाता था। कोई भी धातु अगर हम बनाते हैं तो अयस्क लेके आते हैं, और अयस्क को हम क्या करते हैं, उसको जो है पिघलाते हैं, पिघलाने के बाद गर्म करते हैं, उसमें से मलबा जो होता है, गंदगी होती है, उसको अलग करते हैं, और बाकी की जो धातु होती है पिघल कर साइड हो जाती है, उसको अलग करते हैं। और इसके लिए कौन सी भट्टी का इस्तेमाल करते हैं कौन सी भट्टी, कोयले की। और बताओ, ईद बिजली की है, और सोलर लाइट की, और पेट्रोल की है। इंटर में क्या क्या सब्जेक्ट थे, पीसीएम। अच्छा, कौन सा स्कूल था, अरे अच्छा, चलो कोई बात नहीं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो एक अच्छा, एक भट्टी का इस्तेमाल, हाँ, एक भट्टी का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है बात्या भट्टी। ठीक है, बात्या भट्टी में अयस्क को पिघलाने का काम किया जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद की बात करी जाए तो यहाँ पर और क्या क्या मिला है, यहाँ से तांबे की इक्का गाड़ी प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है, बातें नहीं, तांबे की इक्का गाड़ी प्राप्त हुई है। इक्का गाड़ी क्या होती है अब ये समझ लो, अभी चित्र दिखा दूंगा। इक्का गाड़ी मतलब एक खिलौना सा प्राप्त हुआ है, एक गाड़ी है और उसको चलाता हुआ एक व्यक्ति दिखाया गया है। ठीक है, उसको कहा गया है इक्का गाड़ी। क्या कहा गया है, इक्का गाड़ी कहा गया। तो यहाँ से तांबे की बनी हुई क्या प्राप्त हुई है, हमें एक इक्का गाड़ी प्राप्त होती है। साथ ही साथ यहाँ से तांबे का पैमाना प्राप्त होता है। पैमाना भाई जिसको पटरी बोलते हो, ठीक है, हाँ, या स्केल बोलते हो। तांबे का बना हुआ क्या मिला है, एक स्केल, पैमाना या पटरी जो है वो भी बोलते हो, वो हमको यहाँ से प्राप्त होता है। साथ ही साथ तांबे की बनी हुई मानव आकृति या मानव मूर्ति हमें यहाँ से प्राप्त होती है। इसके बाद तांबे का दर्पण यानी तांबे का शीशा जो है वो हमें प्राप्त होता है चेहरा देखने के लिए। मतलब समझ गए कि मेकअप वाला सिस्टम जो है वो आने ही वाला है बस। ठीक है, हाँ, क्योंकि जब शीशा मिल गया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं व्यक्ति देखेगा ही, तभी देखते हैं, तभी तो शीशे की जरूरत पड़ती है। तो इस समय तांबे का क्या मिलता है हमारे लिए, एक दर्पण प्राप्त होता है। इसके बाद प्राप्त होती है सिंगारदानी। ठीक है, हाँ, इसको मेकअप बॉक्स या प्रसाधन बॉक्स भी कहा जाता है ना। तो यहाँ से एक सिंगारदानी भी प्राप्त होती है, जिसमें जो है विशेष तौर पर पिन वगैरह रखी हुई वही समय में प्राप्त होती है। किस धातु की बनी हुई, ध्यान रखना, तो ये तांबे की धातु की बनी हुई। किस धातु की है, तांबे की धातु की। जैसे मैंने कल ही कहा था कि ब्यूटी पार्लर वाले आज से सिस्टम नहीं चला रहे हैं, प्राचीन काल से इनका सिस्टम चल रहा है ना। चलो कोई बात नहीं है, हाँ, सिस्टम। चलो आगे बढ़ते हैं। अपना 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 सिस्टम देखो। चलो ठीक है, आ जाओ दोबारा से। इसके बाद बात करें, यहाँ से एक जो है हार प्राप्त हुआ है,
जिसमें सोने के मनके लगे हुए हैं। इसका मतलब सजने संवरने का शौक प्राचीन काल से चला आ रहा है। इस सोने के मनके की बात करिए तो इसमें जो सोने के मनके लगे हुए हैं उसमें 6 लड़ियां जुड़ी हुई हैं। क्या है? 6 लड़ियां जुड़ी हुई हैं। जो हमें हार प्राप्त हुआ है गले का, वो सोने के मनके लगे हैं और उसमें कितनी लड़ियां हैं उन मनकों की? टोटल जो है 6 लड़ियां हैं। यानी जैसे हार बनाया, ठीक है, और इस तरीके से, हाँ कोई बात नहीं, आज की तरह गरीब थोड़ी ना थे लोग कोई, ठीक है, हाँ सोने का है ये, चलो, हाँ। तो इस तरीके से जो है ये हार जो है प्राप्त होता है हमारे लिए सिंधु घाटी सभ्यता का, जिसमें जो है इसमें मनके लगे होते, मनके ऐसे तरह मोती मोती से होते थे, ठीक है, उनको मनका कहा जाता था, ठीक है, इस तरीके से। तो ये 6 लड़ी वाले मनके के सोने का हार हमें प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ एक अगर बात करें तो तांबे की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसमें एक हिरण पर कुत्ते को आक्रमण करते हुए दिखाया गया है, ठीक है। किसकी मूर्ति है? तांबे की। इसके बाद बात करें, यहाँ से एक मोहर प्राप्त होती है जहाज की और नाव की, यानी कहीं ना कहीं सभ्यता के लोग, इस समय के लोग जहाज और नाव का क्या करते थे? इस्तेमाल किया करते थे। इसके बाद एक मृण मूर्ति प्राप्त हुई है, तांबे की मूर्ति, तांबे की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसमें स्त्री के पेट से या स्त्री की नाभि से एक पौधा उगता हुआ दिखाई देता है, ठीक है, जिसलिए ये माना जाता है कि उस देवी को जो माना जाता है, उस मूर्ति को जो माना जाता है, वो माना जाता है उर्वरा की देवी। क्या माना जाता है? उर्वरा की देवी या भूमि देवी माना जाता है, जिससे क्या उग रहा है? पौधा उग रहा है, यानी कहीं नए जन्म जो हो रहे हैं या नया वातावरण पैदा हो रहा है, इसलिए उसको उर्वरा की देवी माना जाता है। साथ ही साथ यहाँ से एक तांबे का बना एक और चित्र मिलता है, जिसमें एक सांप को अपने पंजों में लिए हुए गरुड़ की आकृति दिखाई गई है। किसकी दिखाई गई है? गरुड़ की आकृति सांप को पंजे में लिए हुए दिखाई गई है। ये भी किसकी मिलती है? तांबे की प्राप्त होती है। आगे बात करते हैं। इसके बाद बात करें, यहाँ पर एक जो मृदभांड होते हैं, मृदभांड की तो बात पहले ही, मृदभांड तो जानते ही सब लोग। मृदभांडों पर टोकरी के, लकड़ी की टोकरी जो होती है उसकी छाप दिखाई देती है। साथ ही साथ यहाँ से मिट्टी की बनी हुई एक टोकरी दिखती है, और ये मिट्टी की बनी हुई टोकरी है वो विश्व का पहला ऐसा प्रमाण है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा नामक जगह पर हमें देखने को मिलता है। इसके बाद बात करें, मातृ देवी की यहाँ से एक मूर्ति प्राप्त होती है। और क्या प्राप्त होती है? यहाँ से एक ओखली प्राप्त होती है। ओखली तो जानते ही हो, हाँ ठीक है, हाँ ओखली प्राप्त होती है, जिसमें पहले धान कूटे जाते थे, ठीक है, हाँ अब नहीं कूटे जाते हैं क्योंकि अब कुटेंगे ही नहीं, सही बात तो यह है हालात, ठीक है, हाँ। तो मेन बात यह है कि ओखली प्राप्त होती है। ओखली का भी जो एकमात्र साक्ष्य मिलता है वो कहाँ से मिलता है? हमारे लिए हड़प्पा नामक जगह से देखने को मिलता है, ठीक है। इतनी सी बातें थी हड़प्पा को लेकर के, ठीक है। पहले आप लिख लो, उसके बाद की चर्चा आगे कर लेंगे।